अस्सलाम वालेकुम। मेरी कहानी सुनने वाले मेरे लिसनर्स एंड रीडर्स आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के यहाँ पूरी उम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद हैं, आप लोग खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। आप ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी फैमिलीज़ का भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे। तो आप सब नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर सुन रहे हैं नमर अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नॉवल सुमर यूसुफ और फ़ारिस ग़ाज़ी की कहानी। आइए शुरू करते हैं। ये अयान जो आबे हयात है इसे क्या करूं कि नहा जो जहर के जाम थे मुझे खा गए। जेल का मुलाकाती कमरा मायूसी और डिप्रेशन की फिजा से बोझल उन दोनों के गिर्द मौजूद था। फारिस पीछे को टेक लगाए टांग पे टांग जमा कर वो मुंह में कुछ चबाता नजरें आगे पीछे की चीजों पे दौड़ा रहा था, जबकि साथी दबे दबे गुस्से और खफगी से उसे घूर रहा था। और वो समझ रही है कि आपने उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश की। ब्रेकिंग न्यूज़ सादी, हर बात तुम्हारी पुप्पो की वजह से नहीं होती। उसने तलखी से सर झटका। इतनी मुश्किल से वो राजी हुई आपसे मिलने के लिए और आपने सब कुछ गारत कर दिया। वो दबा दबा चलाया था। तो क्या करूं? फारिस ने बरहमी से सादी को घूरा। मजीद 2.5 साल यहाँ गुजार दूं? जब मैंने कहा था मैं आपको यहाँ से निकाल लूंगा तो क्या जरूरी था जुमर को दोबारा खुद से बदजन करना? उसका गुस्सा कम होने को ही नहीं आ रहा था। वो हमेशा से मुझे ऐसा समझती है, तुम्हारी ज़हीन फतीन फुफो। तंज से उसे देखा। इतना तो पता नहीं लगा सकी कि फारिस गाजी बेगुनाह है। इस बात पे वो पीछे होकर बैठा, आंखें सुकेड़ कर चुपती हुई नजरों से फारिस को घूरा और फिर चबा चबा कर बोला, फारिस गाजी साहब, मेरी फुफो आपसे कई गुना ज्यादा स्मार्ट और समझदार है। आपकी तरह वो हाथों से नहीं सोचती, दिमाग से सोचती हैं। और हाँ, अगर आपकी जगह वो जेल में होती तो 2.5 साल क्या 2.5 दिन में बाहर निकल आती। थैंक यू वेरी मच सादी, मैं बहुत मरूब हुआ हूँ। उसने इतनी ही भरमी से सर झटका। आपको ये बात हैरान कर रही है कि इतनी स्मार्ट होकर भी उनको आपकी बेगुनाही का यकीन नहीं है। कुछ देर बाद वो कतरे हमवार लहजे में बोला। फारिस कुछ कहे बिना उसे देखने लगा। मामू, आप एक बात भूल रहे हैं। बात जहानत या बेवकूफ़ी की नहीं है। अम्मी को देख लें, अम्मी बिल्कुल भी ज़हीन नहीं है। दूध चूल्हे पे रखकर भूल जाती हैं। उनसे पूछो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था, तो तारीख या सन याद नहीं होगा, मगर कहेंगी तब सादी फलां क्लास में था। उनका कैलेंडर उनके बच्चों की पैदाइश, उनके चलने बोलने या फलां क्लास में होने के मुताबिक उनके जहन में फिट है। बिल्कुल ही भोली हैं अम्मी। मगर जब मैंने उनसे कहा कि मामू की जेली टेप सुन ले तो उन्होंने नहीं सुनी। सुन लेती तब भी ना मानती। अपनी तमाम तर सादगी के बावजूद उनको जितने सबूत आपके खिलाफ मिल जाएं, वो आपको गुनहगार नहीं मानेंगी। पता है क्यों? क्योंकि उनको मुझ पे एतबार है। और वो ठहरा, इस बात में सर हिलाया। और मैडम जुमर को मुझ पे एतबार नहीं है। बहुत सालों बाद उसको वो बात समझ आई थी। बिल्कुल, वो आप पे एतबार नहीं करती। तो अब आसमान से फरिश्ते उतर कर भी आपके हक में गवाही दे, वो तब भी नहीं मानेंगी, क्योंकि टूटा एतबार जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और वो क्यों करे आप पे एतबार? वो आपको जानती ही कितना है। चंद माह के लिए आप उनके स्टूडेंट रहे थे। वो कभी भी आपसे बेतकल्लुफ नहीं थी। आप काम के अलावा उनसे कभी कोई बात नहीं करते थे। उसके बाद वो काम पड़ने पर आपसे राब्ता कर लेती या खानदानी तकरीबात में आपसे सरसरी मुलाकात हो जाती, और बस। वो आपको वैसे नहीं जानती थी जैसे हम जानते हैं, जैसे अम्मी जानती हैं। जिस दिन वो आपको जानने लगेंगी उसी दिन एतबार भी करने लगेंगी। इसलिए प्लीज उनको दुश्मन समझना छोड़ दें। एक एक लफ्ज पे जोर देता वो फिक्रमंदी से कह रहा था, जुमर दुश्मन नहीं है। जुमर वो वाहिद इंसान है जिनको मैं अपने साथ खड़ा करना चाहता हूँ इस जंग में। मगर मगर अभी ये मुमकिन नहीं है। इसलिए
उनको इल्ज़ाम मत दें। मैं आपको बाहर निकाल लाऊंगा, ट्रस्ट में। सिर्फ चंद माह, मुझे चंद माह का वक्त दें। मैं आपको यहाँ से निकाल लूंगा। सीने पे हाथ रखे आगे झुके वो खफकी से ही सही इल्तिजा कर रहा था। फारिस ने हल्का सा इस बात में सर हिलाया, मगर उसे साथ ही तीखी नजरों से भी देखा। और तुम क्या करोगे? सादी ने गहरी सांस ली, पेशानी उंगली से खुजाई। जो भी करना पड़ा। ए, बात सुनो। उसने उंगली उठाकर तंबीहा की। कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, वरना 4 दिन में इधर जेल में बंद होगे। बेजारी और गुस्से के पीछे जैसे वो फिक्रमंद हुआ था। सादी लब पीछे आगे हुआ, झुककर उसकी आंखों में देखा। मेरी जो मर्जी आए मैं करूँगा, जो भी करना पड़ा करूँगा। ज्यादा मसला है आपको तो मुझे गिरफ्तार करवा दे। डटाई से कहता वो उठ खड़ा हुआ। फारिस ने बेबसी भरी बरहमी से उसे घूरा। कुछ गलत करने की क्या जरूरत है? मैं आप पे एहसान करे जा रहा हूँ, इस उम्मीद पे कि शायद कभी आप भी ऐसा ही एहसान मेरे ऊपर करने के काबिल हों। ओह, एंड यू आर वेलकम। मुस्कुराकर सर के खाम से उसका वो शुक्रिया कबूल किया जो उसने ना कहा था, ना कहना था। और फिर जब वो मुड़ा तो उसने सुना फारिस ने कजरे तज़ब्ज़ब के बाद कहा था, सुनो, मैं एक शख्स को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। समझना क्या है, तू दीवाना, गाने इश्क को जाहिद, ये हो जाएंगे जिस जानिब उसी जानिब खुदा होगा। सादी कदम कदम जीने चढ़ता ऊपर आया। राहदारी के सिरे पे इमारत का फ्लोर नंबर लिखा था। उसने हाथ में पकड़ी चिट से पता टैली किया और इधर उधर गर्दन घुमाई। आगे पीछे फ्लैट्स के बंद दरवाजे थे। वो दाएं तरफ के दूसरे दरवाजे पे आया और बेल बजाई। कौन है? अंदर से मर्दाना आवाज सुनाई दी। मुझे मुझे अहमद शफी से मिलना है। दरवाजा खुला। जरा सी दर्द से उस नौजवान ने बाहर झांका। माथे पे बिखरे बाल, ट्राउजर पे शर्ट पहने वो स्याह आंखों वाला नौजवान था। उसने ऊपर से नीचे तक सादी का जायजा लिया, जो जीन्स पे गोल गले की स्वेटर पहने खड़ा मुतज़ब सा उसे देख रहा था। मैंने कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया। वो बेजारी से दरवाज़ा बंद करने लगा। सादी जल्दी से बोला, मैं सादी हूँ, फारिस गाजी का भांजा। क्या मैं देखने में डिलीवरी बॉय लगता हूँ? बंद करते करते वो रुका, फिर दरवाज़ा पूरा खोल दिया। अब के नौजवान ने कदरे गौर से उसे देखा, फिर सर तिरछा करके अंदर आने का इशारा किया। सादी कदरे ही जान से अंदर आया। आप हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं, मामू ने बताया था। छोटे से फ्लैट को तायराना नजरों से देखते वो लाउंज के वस्त में खड़ा बराए बात बोला। जवाब में अहमद ने शाने उचकाए। हूँ, मेरे वकील ने सारे सबूत मिटा दिए और इस घुंघरियाले बालों वाली ट्रेल प्रोसिक्यूटर को नतीजतन चार्जेस ड्रॉप करने पड़े। वो ओपन किचन में आया, फ्रिज खोला और कोक के कैन निकाले और मुड़ा तो सादी सोफे के साथ खड़ा बिल्कुल चुप सा उसे देख रहा था। बैठो। उसने उसी लापरवाही से इशारा किया, मगर वो नहीं बैठा। वो घुंघरियाले बालों वाली प्रोसिक्यूटर मेरी सगी फूफो है। दांत से कैन का मुंह खोलते अहमद को गोया हिचकी आई। बामुश्किल संभलते वो चेहरे पे माजरत खाना तासुर लाया। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो बहुत अच्छी हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। बैठो ना। एक लम्हे को सादी ने राहदारी को जाते दरवाजे को देखा, गोया वहां से भाग जाना चाहता हो। मगर ये तो वो जान गया था कि पहले तासुर सच नहीं होते। सो सर हिलाकर सोफे पे बैठा। अहमद ने दूसरा कैन उसकी तरफ उछाला, जिसे उसने दोनों हाथों में कैच किया। यूं ही पता नहीं क्यों नौशेरवां याद आया। चंद मिनट बाद वो दोनों सोफों पे आमने सामने बैठे थे। सादी घुटने बराबर रखे आगे होकर और अहमद सोफे की पुश्त पे बाजू फैलाए, टांग पे टांग जमाए, एक पैर झल्लाता अपनी स्याह आंखें सिकुड़ कर उसे देख रहा था। मैं चाहता हूँ जज फारिस गाजी के हक में फैसला दे दे। उसके लिए मैं क्या करूँ? मामू ने कहा था आप मेरी मदद कर सकते हैं। अहमद ने कैन ऊंचा करके घूंट भरा, फिर उसे नीचे किया, अबरू उचकाए।
सिंपल, एक प्रेजेंटेशन तैयार करो, उसमें गाजी के हक में सारे सबूत डालो और ये दिखाओ कि वो कितना अच्छा इंसान है। फिर उसे एक फ्लैश ड्राइव में डालो और वो ड्राइव जज के घर ले जाओ। उससे दरख्वास्त करो कि वो ये देख ले। उसके कंप्यूटर पे उसे चलाओ। फिर उसकी खूब मिन्नत करो कि वो इसे रिहा कर दे। क्या सिर्फ मिन्नत करने से वो रिहा कर देगा? अबे नहीं यार। अहमद ने बदमजा होकर नाक से मक्खी उड़ाई। जो फ्लैश तुम उसके कंप्यूटर में लगाओगे वो उसके सिस्टम में एक मॉल दाखिल करेगी। इसके बाद जज साहब उसके कंप्यूटर पे जो कुछ लिखेंगे या देखेंगे उसकी लम्हा ब लम्हा खबर तुम्हारे कंप्यूटर पे आ जाएगी। चंद हफ्तों में तुम्हें अच्छा खासा मवाद मिल जाएगा जज के खिलाफ। पहले गुमनाम तरीके से उसे भेजना। अगर वो डर जाए और झांसे में आ जाए तो खुल्लम खुल्ला ब्लैकमेल करना। चंद महीनों में गाजी रिहा हो जाएगा। चंद महीनों में गाजी बाहिर होगा। सादी का मुंह खुल गया। फिर आहिस्ता से उसने इस बात में सर को जुम्बश दी। वाओ। अहमद अब आखिरी घूंट अंदर उंडेल रहा था। एक और काम भी है। बोलो। उसने कैन रखकर संजीदा मुतवक्किल नजरों से सादी को देखा। वो कदरे मुतज़ब्ज़ा था। एक मुअज़्ज़ज़ खानदान की लड़की की एक गोल्फ क्लब के रिकॉर्ड में कुछ फोटेजेस हैं जो। कैसी फोटेजेस? जुआ, ड्रग्स या कुछ और? वो जो रुक रुक कर बता रहा था अहमद ने उतनी ही सादगी से पूछा। सादगी ने गहरी सांस ली। फजर पे उठकर कुरान पढ़ने वालों को गलत बातें करना ज्यादा ही गलत लगा करता है। वो कार्ड्स खेल रही थी। ऑफ कोर्स। जुआ। उसने शाने उचकाए। मतलब फोटेजेस गायब करनी है। हो जाएंगी। क्लब का नाम क्या है? वैसे मुझे अंदाजा है ये किधर हुआ होगा। बहरहाल नाम, तारीख, लड़की की तस्वीर सब दे दो, मैं कर लूँगा। मगर आप उसके शौहर को नहीं बताएंगे? अहमद ने अचंभे से अबड़ू किरे। क्या मैं उसके शौहर को जानता हूँ? मिसिस शेरीन कारदार। उसने हिचकिचाते हुए बताया। अहमद चौंक कर सीधा हुआ। टांग से टांग हटाई, हैरत से उसे देखा। हाशिम कारदार की बीवी। ओहो, ये तो काफी शर्मनाक होगा कारदार साहब के लिए। बीवी की गैम्बलिंग फुटेज। च च च ये तो स्कैंडल बन सकता है। उसने माथे को छुआ। हाशिम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो गाजी का कज़न है। मुझे पसंद नहीं है, मगर वो एक इज्जतदार आदमी है। ओह, तुम उससे नाराज तो नहीं गाजी की तरह? सादी के चेहरे पे इस नाम पे आई नापसंदीदगी देखकर उसने वजाहत दी। उसने तो अपनी पूरी कोशिश की थी गाजी को निकलवाने के लिए, मगर उसके वालिद ने उसे रोक दिया और उन्होंने भी अपने एडवाइज़र की वजह से ऐसा किया। गोया मलामती अंदाज में उसने अपने सर पे चिपत रसीद की। सादी ने ताज्जुब से उसे देखा। कौन एडवाइज़र? क्या उनको किसी ने फारिस की मदद ना करने का मशवरा दिया था? पूछते हुए उसके अब्रू गुस्से से तन गए। अहमद ने बेअख्तियार उसको देखा। फिर सेंटर टेबल पे रखे कांच के गुलदान पे नजर डाली, जो अगर टूटता तो बहुत जोर का लगता। आउट। हाँ, शायद किसी ने मशवरा दिया था। पता नहीं कौन था। मैंने तो उड़ती उड़ती सुनी है। गड़बड़ाकर कहते उसने थूक निकला। सादी सर हिलाकर रह गया। फिर असल काम याद आया। तो क्या आप शरीन की फोटोज गायब कर सकते हैं? वो बेचैनी से आगे हुआ। हाँ, लेकिन वक्त लगेगा। किसी और से नहीं करवा सकता, खुद करना पड़ेगा। आपका इस सब पे वक्त के साथ पैसा भी लगेगा तो। कहते हुए सादी ने जीन्स की जेब पे हाथ रखा, गोया बटुआ निकालने लगा हो, मगर अहमद ने हाथ उठाकर रोक दिया। नहीं, मैं गाजी के भांजे से पैसे नहीं लूँगा। नहीं, प्लीज़। मैं आपको हायर कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि आपको लोग ऐसे कामों के लिए हायर किया करते हैं। सो जाहिर है मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं। सुनो बच्चे, संजीदगी से कहते उसने हाथ उठाकर सादी को मजीद बोलने से रोका। पहली बात, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा। और दूसरी बात, जिस जेब पे तुमने हाथ रखा है तुम्हारा बटुआ इसमें नहीं है, बल्कि दूसरी जेब में है। शर्मिंदा मत होना, मुझे पता है तुम अपनी खुददारी की वजह से कह रहे हो। इसलिए सुनो,
میں بھی اپنی خودداری کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں غازی کے بھانجے سے پیسے نہیں لوں گا۔ سعدی نے تکان سے ٹھنڈی سانس بھری۔ اب شرمندہ کیا ہونا، اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو فری سروسز کرنے کے لیے، اور ہلکا سا مسکرایا۔ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ۔ احمد اٹھ کر آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اب یہ نہیں کہا کہ فری کام کروں گا، تمہارا کام ہو جائے گا، مگر شرین بی بی سے کہنا میرا چیک تیار رکھے۔ اوہ شیور۔ وہ سنبھل کر مسکرا دیا۔ بلکہ احمد رکا، ٹھوڑی پہ 2 انگلیاں رکھے کچھ سوچا۔ مسز شرین سے کیش لینا، چیک نہیں۔ اسے یہ نہیں پتا چلنا چاہیے کہ یہ کام مجھ سے کروا رہے ہو۔ کیوں؟ وہ اپنے شوہر کو بتا دے گی اور وہ سارا غصہ مجھ پہ نکالے گا۔ اسے ویسے ہی میں ناپسند ہوں۔ ارے نہیں، وہ دونوں علیحدہ ہو چکے ہیں، اور وہ تو خود اسے ہاشم بھائی سے پوشیدہ رکھنا چاہتی ہے۔ اس کی بات پہ احمد نے ٹھنڈی سانس بھری۔ پتہ ہے عورتوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ قریب آ کر قدرے رازداری سے پوچھا۔ سعدی نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ کسی نہ کسی کے سامنے کبھی نہ کبھی بول ہی پڑتی ہیں، سو آج نہیں تو 2 سال بعد وہ ہاشم کو ضرور بتائے گی۔ ونس اے کاردار آلویز اے کاردار۔ اس لیے ابرو اٹھا کر تنبیہ کی۔ اوکے، سمجھ گیا، اور اس کا پھر سے شکریہ کہتا باہر جانے کو مڑا۔ ویسے غازی کے کیس سے شرین کاردار کا کیا تعلق؟ ٹھوڑی کو جاتے ہوئے اس نے قدرے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ سعدی کے قدم تھمے، احمد کی جانب پشت تھی، سو تھوک نگل کر قدرے اعتماد سے پلٹا۔ شرین والا معاملہ ایک ذاتی فیور ہے، اس کا ماموں کے کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ احمد نے اثبات میں سر ہلایا، گویا مطمئن ہو گیا ہو۔ اس سے زیادہ اسے دلچسپی نہ تھی۔ یہ حقیقت ہے جہاں ٹوٹ کے چاہا جائے وہاں بچھڑنے کے بھی امکان ہوا کرتے ہیں۔ شام قصرے کاردار پہ گہری سیاہ پھیل چکی تھی جب ہاشم بیرونی دروازہ عبور کر کے لاؤنج میں داخل ہوا۔ ملازم اس کا بریف کیس لیے پیچھے تھا۔ جواہرات اپنی محسوس اونچی کرسی پہ براجمان تھی اور نوشیروان اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ دونوں کی کوئی بات کر رہے تھے۔ ہاشم کو دیکھ کر خاموش ہوئے۔ خلاف معمول وہ سیدھا اوپر نہیں کیا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا قریبی صوفے پہ آ بیٹھا، تھکا تھکا اور کسی سوچ میں لگ رہا تھا۔ خیریت؟ جواہرات نے محتاط نظروں سے اس کا چہرہ تکا۔ سعدی آیا تھا آج۔ وہ سر تلے بازوؤں کا تکیہ بنائے پیر میز پہ رکھے سامنے دیوار کو دیکھتے سوچتے ہوئے بولا، تو جواہرات اور شیرو نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیوں؟ کیا کہہ رہا تھا؟ گردن کی موتیوں کی لڑی پہ خواہ مخواہ ہاتھ پھیرتے وہ سرسری سا بولی۔ آنکھوں میں بے چینی امڈ آئی تھی۔ جواب میں وہ ساری بات اسی سوچ میں گم انداز میں بتاتا گیا، جسے سن کر جواہرات کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ شیرو نے بھی گہری سانس لی۔ میں نے وکیل کے بدلاؤ کی بات پہ باز پرس کی تو وہ بھڑک اٹھا۔ اس نے کبھی مجھ سے ایسے بات نہیں کی، مجھے لگا وہ لڑنے کا بہانہ چاہتا تھا۔ پھر ایک دم چونک کر گردن موڑی۔ فیونا اسپرے کی بوتل اٹھائے گزر رہی تھی۔ ہاشم نے اسے پکارا تو وہ رکی۔ سعدی کو جانتی ہو نا؟ کیا وہ آج گھر آیا تھا؟ فیونا نے جواب دینے سے قبل ایک ذرا نظر جواہرات پہ ڈالی، جو دم سادے اسے دیکھ رہی تھی، پھر ہاشم کو دیکھا اور مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نو سر، آخری دفعہ میں نے اسے 4 روز قبل ادھر دیکھا تھا۔ ہاشم نے سر ہلا کر اسے جانے کو کہا۔ آپ کی تو کوئی بات نہیں ہوئی اس سے؟ اب وہ جواہرات کو الجھے انداز میں مخاطب کر کے پوچھنے لگا۔ نہیں، کیوں؟ ہمارا کیا تعلق؟ نہیں، مجھے لگا وہ لڑنے کا بہانہ ڈھونڈنے آیا تھا، کسی اور بات پہ خفا تھا اور غصہ کسی اور طرح نکالا۔ پھر ہولے سے سر جھٹکا۔ شاید میں زیادہ ہی سوچ رہا ہوں۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ اتنے سال جس لڑکے کے ساتھ میں اتنی شفقت سے پیش آتا رہا، وہ اس طرح بات کیسے کر سکتا ہے مجھ سے۔ اسے کافی دکھ ہوا تھا
शेरू ने बमुश्किल नागवारी छुपाई। वो तो इसी तरह का है, बदतमीज और एहसान फरामोश। आपको ही उसकी असलियत देर से पता चली, मगर आप भी उसके साथ वही छोटे भाई वाला रवैया रखेंगे, मुझे पता है। अब नहीं। हाशिम के चेहरे पे तलखी घुल गई, आंखों में बेपनाह सख्ती उतर आई। उसके दिल में शादी के लिए गिरा पड़ गई, सो पड़ गई। जिस तरह वो आज बदतमीजी से बोला, मैं दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। पैर नीचे उतारे और झुककर बूझ का तस्मा खोलने लगा। यही बेहतर है। जवाहरात नरमी से मुस्कुराई और शेरू को देखकर इस बात में सर हिलाया। वो अभी आरामदेह नजर आने लगा था। हाशिम तस्मा खोलकर सीधा हुआ और जेब से एक की चेन निकालकर शेरू की जानिब उछाली, जो उसने बर वक्त कैच की। फिर उसे उलट पुलट कर चाबियां देखीं। ये क्या है? तुम्हारी नई कार? बैठे बैठे चेहरा उठाकर वो तकान से मुस्कुराया। नौशेरवा ने बेयकीनी से उसे देखा और फिर चाबियों को। नहीं, ये वो स्पोर्ट्स कार नहीं है जो तुम चाहते थे। इसकी जगह एक एग्जेक्टिव लग्जरी कार देकर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, नौशेरवा कि तुम्हारी कंपनी जो डैड ने तुमसे ली थी, मैंने तुम्हें वापस कर दी है। तुम्हें हर वो चीज़ नहीं मिलेगी जो तुम चाहते हो, बल्कि वो दी जाएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। और फिर नरमी से मुस्कुराया। थैंक यू सो मच भाई। वो हैरान खुश तेजी से बाहर को भागा। हाशिम अब उठकर ऊपर जा रहा था। जवाहरात मुस्कुराते हुए सुकून और इत्मीनान से दोनों बेटों की जाते देखती रही। जब वो लाउंज में अकेली रह गई तो मेज पे रखे शेरू के फोन की बीप बजी। उसने बिना तवक्कुफ के मोबाइल उठाकर देखा। शेरीन का मैसेज था। कोई आम सी बात कही थी उसने, मगर जवाहरात के अब्रू तन गए। पुरसोच अंदाज में बैरूनी दरवाजे को देखा जहां से शेरू गया था, और फिर उंगलियों को हरकत दी, पैगाम मिटाया, फोन वापस रखा और इसी शान से उस कुर्सी पे बैठी रही जो किसी मलका का खासा होती है। तनी गर्दन, बेनियाज मुस्कुराहट और एक अजीम उल शान सल्तनत के ख्याल से चमकती आंखें। वो आज़ाद थी, औरंगजेब की गुलामी की जंजीरों से यकसर आज़ाद। तो अगला 1.5 बरस बहुत अच्छा गुजरा। हाशिम ने कारोबार, घर सब संभाल रखा था। सोनी शेरीन के पास होती, कभी आ जाती तो अच्छा लगता, शेरीन आती तो अच्छा ना लगता, मगर वो इसको फिल वक्त तहम्मुल से बर्दाश्त किए हुए थी। शेरू का शेरी की जानिब बढ़ता रुझान भी उसकी नज़र में था, मगर अभी उसे बर्दाश्त करना था। शादी और उसके खानदान का दाखला यहाँ अब बंद था। सोनी की अगली पार्टी पे, जो औरंगजेब की वफात के 5 माह बाद हुई, उसने शादी को दावतनामा भिजवाया, मगर वो नहीं आया। हाशिम भी अब उसका जिक्र नहीं करता था, सिवाय 1-2 दफ़ा के जब उसने बताया कि शादी उसे अपने आसपास नजर आया है, कभी किसी होटल तो कभी किसी और पब्लिक प्लेस पे, जैसे वो किसी चीज़ के पीछे है। तो जवाहरात ने नज़रअंदाज किया, मगर हाशिम ज्यादा अरसा इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। ये अरसा भी इसलिए तवज्जो नहीं कर सका कि बाप के मरने के बाद टेक ओवर करना, हर शय संभालना, इन सब बखेरों ने उसे बेमसरूफ कर दिया था। ऐसे में किसके पास इतना वक्त था कि जेल में जहन्नुम वासिल हुए कज़न या उसके भांजे की फिक्र करे। उसे जिस दिन शादी को चेक करने का ख्याल आया, फारिस उसी दिन रिहा होकर उनकी जिंदगियों में वापस पहुंच गया, और जैसे पुरसकून नदी में जोरदार पत्थर आन गिरा था। आज 1.5 साल बाद कि इस खामोश दोपहर, जब जवाहरात जुमर के घर से फारिस के हमरा लौटी थी और अपने खाली घर में उसी ऊंची कुर्सी पे बैठी थी, तो अपने ईयर रिंग पे उंगली फेरते नम आंखों से उसे सब याद आ रहा था जो याद नहीं करना चाहिए था। और हाँ, एक बात वो अब भी जानती थी, हाशिम एतराफ़ करे या नहीं, वो आज भी शादी से मोहब्बत करता था। वो आज भी उसे मिस करता था। तो फिर बिल आखिर हम भी 1.5 बरस कबल के सरमा के सर्द माजी की कहानी को वहीं दफन करके मुकम्मल तौर पर हाल के मौसम गर्मा की जानिब बढ़ते हैं, जहां फारिस गाजी की रिहाई के बाद सबकी जिंदगियां बदल रही थी। रुक गया मैं सजा से कुछ पहले, उसको एहसास खुद खता का था।
यूसुफ साहब के रोशन घर पे मई की गर्म शाम उतरी थी और वो ड्राइंग रूम में आइन उसी जगह व्हील चेयर पे बैठे थे जहां दोपहर में तब विराजमान थे जब फारिस और जवाहरात इधर थे। अलबत्ता अब हाजरीन बदल चुके थे। नुदरत सामने सोफे पे बैठी धीमी आवाज से बड़े अब्बा को तसल्ली दे रही थी और सादी वो जो ऑफिस से फारिस का फोन सुनकर गोया भागते हुए अम्मी को लिए इधर आया था, खिड़की के साथ खड़ा नफी में सर हिला रहा था। फिर उनकी जानिब मुड़ा तो चेहरे पे खफगी थी। आप किस तरह अपने मुंह से ये बात फारिस मामू से कह सकते हैं? कम से कम अम्मी या मुझसे तो बात करते। वो क्या सोचते होंगे? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है सादी। नुदरत खफा हुई। आजकल लड़की वालों का कहना मायूब नहीं समझा जाता और इसमें गलत भी क्या है? अगर जुमर को एतराज नहीं तो तुम क्यों हवास बाख्ता हो रहे हो? ये जिस जगह आप बैठी हैं, इधर, बिल्कुल इधर पिछले हफ्ते फारस मामू बैठे थे जब जुमर आई और उनको खड़े खड़े यहाँ से निकाल दिया। बाकायदा उंगली से उस सोफे की तरफ इशारा किया। नुदरत ने बेइख्तियार पहलू बदला। मान ही नहीं सकता मैं कि जुमर मान गई है। बहुत ही शिद्दत से उसने नफी में सर हिलाया। बड़े अब्बा ने गर्दन उठाई, बेबसी से उसे देखा। वो मानी नहीं है, बस उसने कहा कि जो मेरी मर्जी हो मैं कर दूं। यानी कि आप लोग उन पे दबाव डाल रहे हैं। ऐसा मत करें बाबा, ऐसा मत करें बड़े अब्बा। वो नाराज हुआ। और इसी जगह खड़े होकर तुमने पिछले हफ्ते शादी मुझे कहा था कि मैं जुमर की शादी कर दूं फारस से। वो लम्हे भर को चुप हो गया, मगर ऐसे नहीं कि वो ज़बरदस्ती ये फैसला करें। तो फिर जाओ बेटे, जुमर से बात करो, उससे पूछो कि बगैर जबर के बताए वो क्या चाहती है। मैं वही करूँगा जो वो चाहती है। सादी खड़ा लब काटता रहा। वो उलझा हुआ था, खफा भी था। क्या चीज़ गलत थी वो समझ नहीं पा रहा था, मगर कुछ सही नहीं था। मुझे इस सब में मिसेस कारदार की मदाखलत नहीं पसंद आई बड़े अब्बा। वो क्यों इतनी बेचैन है जुमर की शादी के लिए? उनको कहा था मैंने जुमर को शादी के लिए कायल करें। वो मेरे कहने पे मदाखलत कर रही हैं। उनकी वजाहत पे सादी ने उलझे उलझे अंदाज में बालों में हाथ फेरा। मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये इस तरह ठीक नहीं लग रहा है। और इसी मुतफक्किर चेहरे से बाहर निकल आया। लॉन में शाम अंधेर हो चुकी थी। वो बरामदे के स्टेप पे बैठा कुछ देर सोचता रहा। फिर जेब से मोबाइल निकाला और जवाहरात का नंबर मिलाया। फ़ोन कान से लगाए संजीदा आंखों और तने तासुरात के साथ दूसरी जानिब जाती घंटी सुनता रहा। साथ ही इतने अरसे बाद फ़ोन पे तुम्हारी आवाज़ सुनी। कभी कभी हमारे लिए वक्त निकाल लिया करो, वो नरम खुशगवार अंदाज में बोली थी। आप ये गिला ऐसे करती हैं जैसे खुद भी वाकिफ ना हो कि अब मेरे लिए वक्त किसके पास नहीं होता। चाह कर भी वो बेजार नहीं जाहिर कर सका था खुद को। हाशिम की माँ को हाशिम के कारनामों से वो हमेशा अलग रखता था, हर चीज़ के बावजूद। उस रात शादी में भी तुमने मुझसे खास बात नहीं की। सोनी की पार्टी पे उस नेकलेस वाले वाक़े का। मिसेस कारदार, आज आपने क्या किया है? उसने उखड़े खुश्क अंदाज में बात काटी। वो तो तुरंत बोली, और क्या किया है मैंने? मुझे नहीं मालूम आप क्यों ज़ुमर और फारस की शादी करवाना चाहती हैं, मगर वजह जो भी हो, मैंने बड़े अब्बा को कह दिया है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने सख्ती से कहते गोया बात ख़त्म की। तीसरी दफ़ा शादी? वो महफूज मज़ा लेने वाले अंदाज में गोया हुई तो वो उलझा। सॉरी। पहली दफ़ा बचपन में ज़ुमर के जहेज़ को आग लगाना, और दूसरी दफ़ा 4 साल पहले ज़ुमर को एक ख़तरनाक केस में धकेलना। 2 बार तुमने उसकी शादी नहीं होने दी, अब तीसरी दफ़ा रखना डालोगे? एक्सक्यूज़ मी। बेयकीनी से उसने फ़ोन को कान से हटा कर देखा। मुश्किल बात नहीं की मैंने, तुमने खुद बताया था। बचपन में वो तुम्हें अपनी शादी की चीज़ें दिखा रही थी और फिर वो चली गई और तुम वहीं खेलते रहे। फिर खेल खेल में आग लग गई और उसका जहेज जल गया। मैं उस वक़्त 10 साल का था मिसेस कारदार।
कुछ देर पहले के तने तासुरात गायब थे और वो फीके पड़ते चेहरे के साथ बमुश्किल बोल रहा था। और तुम अच्छी तरह जानते थे कि तुम क्या कर रहे हो। वो शायद मुस्कुराई थी। तुमसे खेल में आग नहीं लगी थी, तुमने जानबूझकर आग लगाई थी। उसने महफूज सी सरगोशी की और वो दम साधे सांस रोके बैठा रह गया। मैं उस वक्त 10 साल का था मिसेस कारदार। मगर वो कही जा रही थी, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी और वो शादी के बाद कराची चली जाती। तुम जेलस हो गए थे और इनसिक्योर भी। मुझे जब तुमने बताया था तब मैंने तुम्हारी आंखें पड़ी थी बच्चे। वो आग तुमने खुद लगाई थी। मैं उस वक्त 10 साल का था मिसेस कारदार। बदिक्कत कहकर उसने निचले लब में दांत पेवस्त किए, जैसे ढेरों जब्त किया। आंखों में नमी आई थी। मगर अब तुम 10 साल के नहीं हो, अब बड़े हो जाओ और अपनी पुप्पो को उसकी जिंदगी गुजारने दो। उसके रिश्ते में मदाखलत मत करो, क्योंकि जब तुम मदाखलत करते हो तो वो सिर्फ नुकसान उठाती है। आप आप ये इसलिए कह रही हैं ताकि मैं इस मामले से खुद को अलग कर लूं और आपका जो भी मकसद है वो पूरा हो जाए। उसने कमजोर लहजे को मजबूत करने की नाकाम जहद की। हाँ, मैं इसलिए कह रही हूँ, मगर यही सच है, क्या नहीं है? और लम्हे भर की खामोशी के बाद फोन बंद हो गया। सादी कितनी देर चुपचाप इस स्टेप पे बैठा रहा। आंखें कदमों में उगे घास पे जमाए वो मुसलसल लब काट रहा था। उसे मालूम था जवाहरात उसे डिस्टर्ब करना चाहती थी, मगर इस बात का इल्म होना डिस्टर्ब होने से रोक नहीं सकता था। मैं दलाइल पे तकिया कर बैठा। आह, वो वक्त इल्तजा का था। काफी देर बाद जब वो उठकर अंदर आया तो नुदरत और बड़े अब्बा मुसलसल इसी बात पे गौर खोज कर रहे थे। वो इस चेहरे के साथ नहीं आया जिसके साथ गया था, सो इनको वहीं छोड़े राहदारी में आगे चला गया। लाउंज में टीवी चल रहा था और मुलाजिम लड़का सदाकत स्टूल पे बैठा प्याज छीलती स्क्रीन पे नजरें जमाए हुए था। उसे देखकर शर्मिंदा सा उठने लगा, मगर सादी मजीद आगे बढ़ गया। जुमर के दरवाजे पे दस्तक दी, फिर उसे धकेला। वो स्टडी टेबल पे बैठी थी, फाइल पे झुका लैंप जला था और वो गर्दन तिरछी किए कलम से कुछ लिख रही थी। आहट पे चेहरा उठाया, उसे देखकर भूरी आंखों में नरमी आई और मुस्कुराई। आओ सादी। सामने काउच की जानिब इशारा किया। वो इसी तरह चुपचाप वहां आ बैठा। और क्या हो रहा है? फाइल बंद करते हुए उसने उसी नरमी से पूछा। सादी ने बदिक्कत मुस्कुराने की साई की। बस जॉब चल रही है। आप? वो रुका, सर अभी तक झुका था। अब्बा ने भेजा है मुझसे बात करने के लिए। जी, मगर मैं आपसे वो बात नहीं करना चाहता। वो जो दलाइल पे तकिया किए मजीद चंद फिक्रे बोलने जा रही थी, अपने असली इस्पात अंदाज में बेतासुर से फिक्रे। सादी की बात ने उसे रोक दिया। वो चौंक कर नासमझी से उसे देखने लगी। तो फिर? बड़े अब्बा ने कहा है कि आप इस शादी पे राजी हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जुमर, कि आप जो भी फैसला करेंगी मैं उसमें आपके साथ हूँगा। सर झुकाए उंगलियां मरोड़ते बुझा बुझा सा कह रहा था। आप बगैर किसी मजबूरी या दबाव के फैसला करें, अपनी जिंदगी का फैसला। मैं आपको सपोर्ट करूँगा। जुमर ने इस बात में सर हिलाया। अल्फाज खत्म हो गए थे। मैं ये भी जानता हूँ कि इस सब के पीछे कोई वजह होगी। आप उनसे नफरत करती हैं और फिर भी आप उनसे शादी करने जा रही हैं। जुमर के बज़ाहिर पुरसकून चेहरे पे साया सा लहराया, मगर वो इसे देख नहीं रहा था। सर झुकाए वो कहीं जा रहा था। आपका दिल भी उनकी तरफ से साफ नहीं हुआ, लेकिन इस सब के बावजूद भी आप उनसे शादी करने जा रही हैं। तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज चाहता हूँ। उसने झुकी नजरें उठाकर जुमर को देखा, जो दम साधे उसे सुन रही थी। क्या आप मुझसे वादा करती हैं कि आप फारस मामू को कभी हर्ट नहीं करेंगी? जुमर ने थूक निकला, यूं कि उसकी आंखें घुंघराले बालों वाले खूबसूरत लड़के पे जमी थीं और लब खामोश थे। क्या आप मुझसे वादा करेंगी कि आप कभी भी उनको
दानिस्ता तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। वो बुरे और भयानक खौफ के ज़ीरे असर कह रहा था। जुमर ने खामखा चेहरा फेर कर मेज को देखा, फिर लैंप को, फिर फाइल्स को और फिर दोबारा सादी को। इतना बड़ा वादा जो इंतकाम के हर इरादे को मार डाले। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आई प्रॉमिस। चंद लम्हे बाद वो सादी की आंखों में देखकर बोली और दोबारा थूक निकला। सादी ने गहरी सांस लेकर भुवों पे हाथ रखे, सर झुका दिया, गोया तने असाब ढीले किए। जुमर हनूस पलक झपके बिना उसे देख रही थी। फिर उसने सर उठाया, मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। मैं आपके साथ हूँ। आप जो भी चाहेंगी मैं वही करूँगा और करवाऊँगा। जुमर फीका सा मुस्कुराई। और जब वादा टूटेगा तो वो इसके बारे में क्या सोचेगा? अब्बा चाहते हैं मैं उससे शादी कर लूँ। मैं कर लूँगी शादी। मैंने कहा ना, मैं आपके साथ हूँ। वो दरवाजे तक गया, फिर रुका। मुस्कुराहट मध्यम होकर हिजन में बदली। सर झुकाए बिना मुड़े धीरे से बोला, और माफ़ कर दीजिएगा मेरी हर उस चीज़ के लिए जिसने आपको नुकसान दिया। आई एम सॉरी। जुमर, मैं जानबूझकर नहीं करता, फिर भी मेरी वजह से कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। और फिर रुके बिना बाहर निकल गया। जुमर ने कनपट्टी को उंगली से मसला। उसे लगा उंगलियों में लर्जिश है। चेयर घुमाकर रुख दाईं तरफ किया तो सिंगार मेज पे लगा आईना सामने था, और इसका अक्स भी। कुर्सी पे बैठी घुंघराले खूबसूरत बालों वाली लड़की, जिसके नाक की लौंग दमक रही थी मगर आंखें परेशान थीं। तभी उसका फ़ोन बजा। वो चौंकी। गैर शनासा नंबर आ रहा था। तमाम सोचों को जहन से झटकते उसने मोबाइल कान से लगाया। हेलो प्रोसिक्यूटर साहबा, मुझे तो पहचानती होंगी आप। और वो फारिस की आवाज़ कैसे नहीं पहचान सकती थी। फिक्रमंद तासुरात बदले, आंखें संजीदा और सपाट हो गई। जी फारिस, कहिए। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आप जानती हैं क्यों मिलना चाहता हूँ। वक्त आप बताइए, जगह मैं बताऊंगा। उसने आंखें मीच कर बहुत सी करवाहट अंदर उतारी और फिर हमवार लहजे में बोली, ओके, कल शाम 4 बजे मिल सकती हूँ मैं। मगर किधर? उसी रेस्टोरेंट में जहाँ आपको बुलाकर गोली मारी थी मैंने। क्यों, ठीक है ना? जुमर की आंखों की सर्द महरी मजीद बढ़ी। श्योर। और मोबाइल का बटन जोर से दबाकर कॉल काटी। अजियत से अजियत थी। अक्स चुनने में उम्र गुजरी है। ऐसा टूटा है आईना मुझसे। छोटे बागीचे वाले घर के लाउंज में टीवी का शोर जारी और सारी था, और हुनैन नफी में सर हिलाती इधर उधर चक्कर लगाती फिर रही थी। दफातन वो रुकी और तुंदही से सोफे पे बैठे सादी को घूरा। वो झूठ बोल रही हैं। क्या तुम चंद लम्हे के लिए जुमर और अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर उनके लिए गैर जानबदारी से नहीं सोच सकती? वो थक सा गया था। हुनैन नफी में सर हिलाते सामने बैठी, हाथ से माथे पे कटे बाल हटाए जो फिर दोबारा वहीं गिर गए। वो असल बात छुपा रही हैं। ये हो ही नहीं सकता कि वो बगैर किसी मनफी वजह के मामू से शादी पे राजी हो जाए। वो मानने को तैयार नहीं थी। मेरा ख्याल है वो बड़े अब्बा के कहने पे ऐसा कर रही हैं, और दिल में अभी भी मामू के लिए बुग़्ज़ है। शायद वो सच की तलाश में है। हमें इनका साथ देना चाहिए, ना कि इन पे शक करना चाहिए। ओ खुदा, आप लोगों को क्यों नजर नहीं आ रहा? वह मुतज्जब, हैरान, परेशान थी। वो जुमर यूसुफ हैं। उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता। वो फारिस मामू को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। इसके अलावा कोई वजह नहीं है। उन्होंने मुझे अपनी जुबान दी है कि वो फारिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। वो एक एक हरफ बहुत संजीदगी से बोला था। हुनैन चुप हो गई, सीने पे बाजू लपेट लिए और उलझी उलझी सी उंगली का नाखून दांत से कुतरने लगी। मगर चंद सानिये बाद उंगली दांतों से निकालकर वो ख़त्मी अंदाज में बोली, मगर मैं उन पे यकीन नहीं कर सकती। बस कर दो हुनैन,
नुदरत किचन से उकता कर निकली, हाथ में कफकीर था, गोया हुनैन को दे मारने का इरादा हो। उन दोनों के सामने खड़े कमर पे हाथ रखे वो जब बोली तो बेजार लग रही थी। कोई अकल है तुम में? वो फारिस को बुरा भला कहती थी, तब भी हम सबको शिकायत थी। अब नहीं कह रही, तब भी तुम उसके पीछे पड़ी हो। जब एक दफा उसने अपने इल्जामात वापस ले लिए तो उसे माफ करो अब। मगर वो कैसे हंसी खुशी मामू से शादी कर सकती हैं? हुनैन अब के जरा धीमे लहजे में बोली। लाशौरी तौर पे कुशन पे हाथ रख लिया। उधर अम्मी ने कफगीर घुमाया, उधर उसने कुशन को ढाल बनाया। क्योंकि उसमें तुमसे ज्यादा अकल है। वो भी गोया थक गई थी। वो बीमार है बेटा, उसके गुर्दे खराब हैं और बड़े अब्बा पहले से ज्यादा बीमार रहने लग गए हैं। हन्ना ने आहिस्ता से कुशन छोड़ दिया। उसको फारिस से बेहतर रिश्ता नहीं मिलेगा, वो समझ चुकी है, इसलिए हथियार डाल दिए हैं। इस तरह वो अपने गुज़िश्ता रवैये का अजाला करने जा रही है। तो तुम दोनों क्यों मीन मीख निकाल रहे हो? नहीं, मुझे तो अब कोई एतराज नहीं। सादी ने फौरन हाथ उठा दिए और एहतियात से कफगीर को देखा, जो हनूस अम्मी के कमर पे रखे हाथ में था। हन्ना चुपचाप लब काटती रही। चेहरे की खफगी अब तासुफ और निदामत में बदल गई थी। अच्छा, ठीक है, बस इतना सा कहा और उठकर अंदर चली गई। नुदरत अफसोस से उसे जाते देखती रही। इसे क्या हो गया है सादी? ये पहले ऐसी नहीं थी। सादी ने गहरी सांस लेते रिमोट उठा लिया। अम्मी, हम में से कोई भी पहले ऐसा नहीं था। नुदरत कुछ मुंह में बुड़बुड़ाती पलट गई। सादी वहीं बैठा रहा, फिर टीवी छोड़कर अपने कमरे में आया। सीम उसके लैपटॉप पे बैठा कोई गेम खेल रहा था। आपको कंप्यूटर चाहिए भाई? उसे आते देखकर ताबेदारी से पूछा। ओहो, तुम बैठो। उसने झुककर स्टडी टेबल के निचले दराज से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और अलमारी तक आया। पट खोलकर एहतियात से बॉक्स का ढक्कन अलमारी के अंदर करके हटाया। सीम दूर था, इस तरफ उसका रुख नहीं था। बॉक्स के अंदर एक प्लेटियम और हीरो का झिलमिलाता नेकलेस रखा था, जवाहरात का नेकलेस, जो उसे वापस करना था, और साथ में सफ़ेद रंग की फ्लैश ड्राइव। उसने ड्राइव निकाली, डब्बा अलमारी के अंदर छुपा कर रखा और बाहर निकल आया। हुनैन अपने बेड पे बैठी एक रिसाले के वर्क पलट रही थी जब सादी चौखट में आया। ये वो फाइल्स हैं जो मुझसे नहीं खुली, क्या तुम इन्हें खोल दोगी? वो चौंकी, सर घुमाकर उसे देखा, आंखों में ताज्जुब दर आया। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करती अब। कुछ दिन इसे अपने पास रखो, अगर मूड बने तो कर देना, नहीं तो वापस दे देना, मगर इसे रखो और सोचो कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो या नहीं। वो फ्लैश इसकी सिफत बढ़ाए हुए था। हुनैन की आंखों में खफकी थी, मगर उसने चुपचाप वो पकड़ ली। सादी चला गया तो वो उठी, अलमारी तक आई, उसके निचले जूतों वाले खाने के बराबर बैठी एक बड़ा बॉक्स निकाला। इसमें वो लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे ऐसे कई गैजेट्स रखे थे जो औरंगजेब कारदार ने उसे दिए थे। अलीशा का लॉकेट भी इधर ही था। हन्ना ने वो फ्लैश भी इन ममनुआ अशिया के साथ रख दी और डिब्बा बंद करके अंदर धकेल दिया। फिर गहरी सांस भरकर उठ खड़ी हुई। सोचना क्या था, जो तय कर लिया तो बस कर लिया। अपने कातिल की जहानत पे हैरान हूँ मैं। हर रोज एक नया तर्ज कत्ल इजाद करे। मई की चिलचिलाती दोपहर पूरे शहर को गोया झुलसा रही थी। ऐसे में इस पोश इलाके का वो रेस्टोरेंट खाली लग रहा था। दूर कोई इक्का दुक्का मेज पर थी, वरना गर्मी ने कारोबार ठंडा कर रखा था। घुंघरियाले बालों को हाफ कैचर में बांधे, कोहनी पे परस अटकाए, स्याह मिनी कोट और सफ़ेद लिबास में मलबूस जुमर मुतनासिब चाल चलती अंदर दाखिल हुई और सीधी दरवाजे के करीब एक मेज तक चली आई। गए बरसों में एक रोज़ इधर जरताशा बैठी दिखाई दी थी, अब वो कुर्सी खाली थी। बेतासुर चेहरे के साथ वो बैठ गई और फिर कलाई पे बंधी घड़ी देखी, 4 बज चुके थे। रेस्टोरेंट काफ़ी बदल चुका था, रंग, फर्नीचर, शायद मेन्यू भी, मगर उसे तो एक एक तफसील याद थी। तो कोशिश की कि बुरी आंखों को मेज पे रखे गुलदान पे जमा दे और हिलाए नहीं, वरना कुछ अंदर तक हिल जाता था।
लॉन्ग टाइम मैडम। वो कुर्सी खींच कर सामने बैठते हुए संजीदगी से बोला तो जुमर ने आंखें उठाई। आखिरी मुलाकात का मंजर आंखों में झिलमिला दिया। जेल का मुलाकाती कमरा और मेज के पार बैठा सफ़ेद कुर्ते शलवार और कसी हुई पोनी वाला फारस। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर मंजर बदला और 4 बरस पहले की जरताशा स्ट्रॉ लबों में दबाए इधर बैठी नजर आई। और अब वो पूरी आस्तीन की टी शर्ट में मलबूस, हाथ बाहम मिलाकर मेज पर रखे छोटे कटे बालों के साथ हल्की सुनहरी आंखों को सुखेड़े उसे देख रहा था। इन तीनों मनाजर में जरताशा, जेल वाला फारिस, अब का फारस, इन सब में अगर कुछ मुश्तरक था तो वो जुमर थी। वही बाल, वही स्याह कोट, वही सफ़ेद लिबास। सब आगे बढ़ गए या पीछे रह गए, एक उसी की जिंदगी रुकी होगी थी। लॉन्ग टाइम फारिस। वेटर ने आकर मेन्यू कार्ड सामने रखे। जुमर ने कॉफ़ी मंगवाई। फारस ने कुछ नहीं मंगवाया। तो क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? उसकी आंखों में देखकर वो ठंडा सा बोली, आपके वालिद ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे शादी कर लूं। उसके तासुरात देखने वो रुका। जुमर ने हल्के से अस्पात में सर को खम दिया। मुझे मालूम है, उन्होंने मिसिस कारदार के कहने पर ऐसा किया और मिसिस कारदार ने मेरे कहने पे। फारिस ने ताज्जुब से चेहरा जरा पीछे किया, पुतलियां सुकेड़ कर उसे देखा। उसकी आंखों में देखते जुमर ने अबरू उठाई। क्यों? आपको क्या लगा था मैं झूठ बोलूंगी? अदाकारी करूंगी, ये जाहिर करूंगी कि आपको माफ कर दिया है या बेगुनाह समझती हूँ और दिल से इस शादी पे राजी हूँ। जरा से इस्तेज़ा से नफी में सर हिलाया। आप मुझे बिल्कुल नहीं जानते फारिस। वो पीछे होकर बैठा, खोजती, मुश्तबा नजरों से उसे देख रहा था। उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि वो खुद ही हर शय का एतराफ कर लेगी। आपने मिसेस कारदार से ऐसा करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मुझे चंद दिन पहले ये मालूम हुआ कि आपने मेरा रिश्ता मांगा था और मेरी अम्मी ने इनकार किया था। इससे पहले मैं इतने साल ये समझती रही कि आपने मुझे सिर्फ इस्तेमाल की शय समझकर इस्तेमाल किया, कोलेटरल डैमेज। मगर अब मुझे पता चला कि ये ज़ाती जंग थी। मैं मजलूम नहीं थी। इंतकाम लिया था आपने मुझसे। वो खबरें पढ़ने के अंदाज में कहे गई। कॉफ़ी आ गई तो उसने कप उठा लिया, जलता हुआ माया लबों से लगाया। अच्छा, फिर? वो चुपती आंखें उस पे मरकूज किए हुए था। और मैं ये भी जानती हूँ कि अब्बा तब से अब तक मेरी आपसे शादी करवाना चाहते हैं। सो मैंने मिसिस कारदार से कहा कि वो ऐसा करवा दें। मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। कॉफ़ी अच्छी है। सराह कर उसने कप वापस धरा। हूँ, और किस लिए? जवाब में जुमर ने हल्के से शाने उचकाए। ये वाहिद तरीका है जिसके ज़रिए मैं आपसे आपके जराइम का एतराफ़ करवा सकती हूँ, और मुझे यही करवाना है। तो अगर आप मुझसे इंतकामन शादी करना चाहती हैं तो मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि आपके बरक्स मैं कमर पे वार करने वालों में से नहीं हूँ। मैं आपको पहले से वार्न कर रही हूँ। मैं ये शादी आपसे एतराफ़ जुर्म के लिए कर रही हूँ। इसलिए आप चाहें तो ये शादी ना करें और मेरे अब्बा को इनकार कर दें। फैसला आपका है। कप के मुंह पे अंगूठा फेरती वो कह रही थी। फारस की आंखों में नागवारी उभरी। इस ऑप्शन का शुक्रिया। क्या मैं इस पोजीशन में हूँ कि जब वो अपने मुंह से कह चुके हैं तो उनको इनकार कर दूं? जुमर ने हल्के से कंधे उचकाए। मैंने तो आपको मुतला करना था, कर दिया। मुझसे शादी करेंगे तो एतराफ़े जुर्म करना ही पड़ेगा एक दिन। आगे आपकी मर्जी। कप उठाकर घूंट भरा। पुरसुकून मुतमिन आंखें फारस पे जमी थी। फारस आगे हुआ, मेज पे हाथ रखकर उसकी सिमत झुका। क्या आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? सच्चाई बता रही हूँ। और ये सच्चाई कितने लोगों को मजीद बताने का इरादा है आपका? अगर आपने वो जुर्म नहीं किया था तो आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। कप परे करके उसने बैग की स्ट्रैप कंधे पे डाली, सर्द सा मुस्कुराई। और अगर आपको शादी पे कोई एतराज़ ना हो तो इतना ख्याल रखिएगा कि मेरे भतीजे और मेरे अब्बा इस मामले से बेखबर रहें जो हमारे दरमियान डिस्कस हुआ है। इस सब में उनको दुख नहीं पहुंचना चाहिए।
श्योर। उसने तलखी से गर्दन को खम दिया। कोई और सवाल नहीं है तो मैं जाऊं? और परस थामे उठी, कुर्सी धकेली और जाने के लिए मुड़ी। सिर्फ एक सवाल मैम। वो जेब से वॉलेट निकालते उठा, सर झुकाए, चंद नोट निकाले, मेज पे रखे और चेहरा उठाकर उसे देखा। वो पलटकर सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। अगर मेरे खिलाफ इस सारी अनथक मेहनत के बाद आपको ये मालूम हुआ कि मैं बेगुनाह था तो क्या करेंगी आप? जुमर जो उसके मुखातिब करने पे रुकी थी, परस पे हाथ रखे खड़ी चंद लम्हे उसकी आंखों में देखती रही। हम दोनों जानते हैं कि आप बेगुनाह नहीं हैं। फिर मुड़ी और तेज तेज कदमों से बाहर की जानिब बढ़ गई। उसके पास इस सवाल का जवाब ना था, या उसने जवाब सोचा ही नहीं था। फारस कान की लौ मसलता सोचती निगाहों से उसे जाते देखता रहा। हो गिला किसी से क्यों, अपनी मात का ही जब शे जो दिला दे वो अपने ही तो मोहरे हैं। कसरे कारदार में उस रात डाइनिंग हॉल में खाना चुन दिया गया था और हाशिम खाली सरबराही कुर्सी के दाईं हाथ पहली कुर्सी पे बैठा नैपकिन फैला रहा था जब उसने लाउंज की सिमत से जवाहरात को आते देखा। किसका फोन था? जवाहरात पहले सरबराही कुर्सी पे बैठी लट उंगली से पीछे की, फिर कोहनियां मेज पे रखे दोनों हाथों को ऊपर तले रख के थोड़ी उन पे जमाई मुस्कुराकर उसे देखा। वो स्याह पैंट के साथ सफेद शर्ट में मलबूस सर झुकाए प्लेट अपनी तरफ कर रहा था। फारिस का। चावल प्लेट में निकालते हाशिम ने नागवारी से सर झटका। इतना बुरा मुंह मत बनाओ। उसने बताया कि वो जुमर से शादी के लिए राजी है और ये कि मैं जुमर के वालिद को मतला कर दूं। क्या उसे ये इत्तला अपनी बहन को नहीं देनी चाहिए थी? उनको भी देगा। मुझे तो बस ये जता रहा था कि जुमर ने उसे बता दिया है कि उसने खुद ये बात शुरू करने के लिए मुझे कहा था। कांटे से चावल लबों तक ले जाते हाशिम ने रुककर अचंभे से उसे देखा। जुमर ने उसे क्यों बताया? उसे मुझ पे एतबार नहीं है। उसे लगा होगा कि मैं इस राज को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसीलिए बता दिया। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी, मगर बहरहाल वो एक अक्लमंद औरत है। गहरी सांस लेकर जवाहरात ने सलाद के प्याले से चम्मच भरकर अपनी प्लेट में डाला। इंतकाम लेने के 1000 तरीके होते हैं। उसे फारस से शादी करने की क्या जरूरत है? मुझे बिल्कुल भी ये सब पसंद नहीं आ रहा। वो नापसंदीदगी से कहता प्लेट पे झुका खा रहा था। तुम्हें क्या बुरा लग रहा है? वो शादी के बाद इधर अबरों से खिड़की की जानिब इशारा किया जिसके पार दूर सब्जाजार अनेक्सी खड़ी थी। इधर आकर रहने लग जाएगी, सुबह शाम मुझे उसकी शक्ल देखनी होगी। नाकाबिले बर्दाश्त। मुंह में चावल रखे बरहम आंखों के साथ चबाता रहा। ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, तुम देखते जाओ। वो मुस्कुरा दी। शेरू कहाँ है? कल भी डिनर पे नहीं था। थोड़ी खामोशी के बाद हाशिम ने मुकाबिल रखी खाली कुर्सी को देखकर पूछा। दोस्तों के साथ बाहर है शायद। आपने पूछा नहीं ये कौन से नए दोस्त निकल आए हैं उसके? खुद ही तो कहते हो उस पे दबाव न डाला करो, सो खामोश हूँ। हाशिम ने नेकपिन से लब थपथपाए और फिर उसे गोया मेज पे परे फेंका। जवाहरात ने चौंक कर उसे देखा। वो बरहम नजर आ रहा था। वो अभी तक शहरी की वजह से ऐसा है। इस बात को 1.5 हफ्ता ही तो हुआ है, इतनी जल्दी कैसे संभलेगा? खैर, तुम बात करके देख लो, क्योंकि जब मैं बात करूंगी तो फिर एक ही दफा करूंगी। मुस्कुराते हुए मगर सर्द लहजे में कहकर वो खाने लगी। फिर कभी सही। हाशिम मेज से सेल फोन उठाता कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ। अलबत्ता उसकी आंखों में हनूज गुस्सा और नागवारी मौजूद थी। तो मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझको। अपार्टमेंट बिल्डिंग के उस फ्लोर पे मध्यम बत्तियां जल रही थीं। सीढ़ियां वीरान थी। अलबत्ता लिफ्ट की बैरूनी स्क्रीन पे नंबर बदलता नजर आ रहा था। दफातन लिफ्ट उधर ही रुकी। दरवाजे की आवाज से खुले। अंदर से स्ट्रेप वाला बैग, कंधे पे डाले जीन्स टी शर्ट और उल्टी पी कैप वाला अहमर निकला। माथे पे कटे बाल अब के कैप के अंदर थे
और लापरवाह चेहरे पे वही तासुरात थे जो हमेशा होते थे। लबों को गोल किए वो मध्यम सी सीटी बजाता अपने दरवाजे तक आया, चाबी लॉक में घुमाई, उसे खोलकर अंदर कदम रखा। राहदारी में इसी तरह सीटी बजाता आगे आया, लाउंज की मेज पे बैग रखा और कैप उतारी ही थी कि एकदम करंट खाकर 2 कदम पीछे हटा। किचन काउंटर के ऊंचे स्टूल पे फारस उसकी तरफ पुश्त किए बैठा था। कोहनियां काउंटर पे जमाए वो सॉफ्ट ड्रिंक के कैन से घूंट भर रहा था। ओ एम जी, अहमद ने बेयकीनी से उसे देखा, फिर पलटकर राहदारी को और फिर हाथ में पकड़ी चाबियों को। क्या तुम मेरे घर का लॉक तोड़कर अंदर आए हो? फारस ने घूंट भरते भरते रुककर चेहरा घुमाया, छोटे से फ्लैट का जायजा लिया। ये घर है, कम अज जेल नहीं है। वो चलकर कहता काउंटर तक आया और खफकी से उसे देखा। फारस इसी ग्रे पूरी आस्तीन की शर्ट में मलबूस था जो सपहर जुमर से मुलाकात में पहन रखी थी। मैंने पूछा तुम मेरे अपार्टमेंट में दाखिल कैसे हुए? ए, तमीज से, क्या तुम मुझे आप नहीं कहा करते थे? उसे घूर कर देखा और कैन ऊंचा करके आखिरी घूंट अंदर उंडेला। तब हम इतने बेतकल्लुफ नहीं थे। खुद ही शाने उचकाकर अपने सवाल पे लानत भेजता वो फ्रिज तक आया और खोल कर अंदर झांका, फिर दरवाज़ा बंद करके बुरा सा मुंह बनाकर पलटा।